हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब मैं अगर बात करूं आपका सिलेबस का सीयूटी का, तो जो लास्ट वाला 7th वाला जो यूनिट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसके अंदर 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला, और चैप्टर नंबर 12 में 2 पॉइंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग कंपोनेंट्स एंड ब्रीफली एनालिसिस ऑफ रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज़। और चैप्टर 11 है फॉरेन एक्सचेंज रेट में मीनिंग भी पढ़ना है आपको, फिक्स फ्लेक्सिबल, फिर आपको पढ़ना है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और फिर डिटर्मिनेशंस थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। तो इसमें आपको सिर्फ फिजिकल एंड फ्लेक्सिबल ही पढ़ना है। एक और भी होता है मैनेज फ्लोटिंग रेट, तो वो आपको एक तरीके से नहीं पढ़ना, बट स्टिल मैं आपको छोटा सा पॉइंट है आपको पढ़ा दूंगा। अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भाई हमने पढ़ा नहीं। तो आ जाओ जी, सबसे पहला आपका है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। 3 टाइप के होते हैं, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड और मैनेज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग बोलो, फ्लेक्सिबल बोलो, एक ही बात है। फिक्स रेट बोलो या पेग्ड एक्सचेंज रेट बोलो, एक ही बात है। करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन पढ़ना है। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ना है। तो ये दोनों नहीं है, वैसे यहीं तक पढ़ना है, बट स्टिल ये दोनों छोटे छोटे हैं, मैं ये भी कवर करा दूंगा। तो नेक्स्ट आ जाओ जी, आपको सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज का मतलब सिंपल वर्ड में बोलो तो फॉरेन एक्सचेंज की मीनिंग पहले पढ़ेंगे, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे। देखो हमें चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ना है, बट फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज दी फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज सिंपल मतलब फॉरेन की करेंसी, दूसरे देश की करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे लिए इंडियन रुपी इज डोमेस्टिक करेंसी, बाकी यूएस डॉलर, यूके पाउंड, पाकिस्तानी रुपीज़, श्रीलंकन रुपीज़, ठीक है जी। नेपाल में टका चलता है, बांग्लादेश में बांग्लादेशी रुपीज़ चलता है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, तो रशियन में रूबल चलता है, दिनार चलता है आपका सऊदी में। तो सारे के सारे जो करेंसी है ना, इसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन एक्सचेंज सिंपली मीन्स रेफर्स टू ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी कौन सा है? इंडियन रुपीज़ है। इसके बाद हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज दैट एक्सचेंज रेट एट विच फॉरेन करेंसी कैन बी एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सिंपल मैं बोलूँ कि भाई 1 रुपये इक्वल्स टू कितने डॉलर या कितने पाउंड, या यू कैन से कितने पाउंड कितने डॉलर, 1 डॉलर इक्वल्स टू कितने रुपीज़। तो दोनों को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 1 डॉलर इक्वल्स टू आज के डेट में 84 रुपीज़ का मार्केट सिचुएशन चल रहा है करंट में, आप देख लेना, गूगल कर लेना कितना है एग्जैक्टली, पॉइंट में रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। तो अगर मैं 1 रुपये की बात करूँ तो 1/84 डॉलर, ठीक है जी, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो 1 रुपये में कितने डॉलर या 1 डॉलर में कितने रुपए, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सिंपल वर्ड में बोल रहे हैं आपको, तो इट इज़ द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर। तो कोई भी एक करेंसी दूसरे करेंसी में अगर एक्सचेंज करना चाहो तो उस रेट को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अगर मैं चाहूँ 1 डॉलर में कितने पाउंड, तो इसे भी आप लोग क्या बोल सकते हो? इसे भी आप लोग फॉरेन एक्सचेंज बोल सकते हो। लेकिन हम इंडिया की बात करेंगे, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़ के एक्सचेंज में 1 डॉलर में कितने पाउंड, 1 रुपये में कितने डॉलर या 1 रुपये में कितने पाउंड, और 1 पाउंड में कितने रुपए या 1 डॉलर में कितने रुपए, इसे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है, सपोज 1 डॉलर कैन बी परचेज बाय 80 रुपीज़, सो फॉरेन एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड टॉपिक, करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब डिक्रीज हो जाती है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो उसे करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इट मेक्स डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड फॉरेन करेंसी मोर वैल्यूएबल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो 1 डॉलर इक्वल्स टू 70 रुपये था, और 1 डॉलर इक्वल्स टू 70 से 80 रुपये हो जाता है, 70 से 80 रुपये, या पहले 1 पाउंड इक्वल्स टू 100 रुपये था और 1 पाउंड से 110 रुपये हो जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो गई है। एप्रिशिएट नहीं भाई, देखो आपकी इंडियन डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू घट गया। 1 डॉलर लेने के लिए पहले आप 70 रुपये देते थे, अब 1 डॉलर के लिए आप 80 रुपये दे रहे हो। यानी सिंपल वर्ड में बोलूँ तो पहले $999 का एक आईफोन आता था, तो उस केस में आप जो है 999 मान लो $1000 मान लो, तो $1000 इंटू 70, तो 70,000 रुपये आप देते थे। अब अगर 70 से 80 रुपये हो जाता है तो अब आपको एक आईफोन के लिए 80,000 देना पड़ेगा। सिंपल वर्ड में बोलो तो आप ज़्यादा इंडियन रुपीज़ पे कर रहे हो, तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से समझोगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्सपोर्ट आप क्या करोगे? इंक्रीज़ कर दोगे, इंपोर्ट कम कर दोगे, और नेशनल इनकम जो है आपके इससे इंक्रीज़ होता है। देखो जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएशन होती है ना, करेंसी डेप्रिशिएशन होएगा तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट गई और इंटरनेशनल करेंसी की वैल्यू बढ़ रखी है, तो आप अपने गुड्स को इंडिया में डोमेस्टिक में नहीं बेच के फॉरेन में बेचोगे, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे।
और इंपोर्ट जो है आप कम करोगे क्योंकि आपको पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इंपोर्ट इंडिया से ही आप परचेज कर लोगे, इंपोर्ट नहीं करोगे। तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट जो है आपका घट जाता है। तो इट मीन्स with the same amount of dollar more goods can be purchased from India, तो export to USA will increase as they will become relatively cheaper and it leads to decrease in the imports as Indians will have to pay more domestic currency to import foreign goods। तो import घट जाता है, export बढ़ जाता है। and national income increase कैसे होगा? as export will increase and import will fall due to depreciation ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो नेट एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। और नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा भाई, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, आपकी इनकम भी तो बढ़ जाएगी। नेट एक्सपोर्ट निकालो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पॉजिटिव में आएगा तो आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी, सिंपल। फिर है क्या, करेंसी अप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन का जस्ट उल्टा। जब आपकी करेंसी में इंक्रीज हो जाता है, डोमेस्टिक करेंसी में इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाता है, एग्जांपल के तौर पे 80 से 70 रुपये हो जाना उल्टा, या फिर एक पाउंड में 110 रुपये से 100 रुपये हो जाना, तो इसे बोलते हैं करेंसी अप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन पढ़ लिया सही से, तो अप्रिशिएशन भी आसान है। अब इसका इफेक्ट क्या है, तो उल्टा हो जाएगा, इंपोर्ट इंक्रीज होएगा, एक्सपोर्ट डिक्रीज होएगा और नेशनल इनकम डिक्रीज हो जाएगा। ये आप पढ़ लेना, जैसे ऊपर में एक्सप्लेन किया, इसका उल्टा है। इस केस में क्या होगा ना, देखो अब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, इंटरनेशनल करेंसी में, इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपको चीपर लगेगा, तो आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे। और एक्सपोर्ट जो है आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट जो आप कम करोगे। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, तो यहीं सेल करोगे। विदेश में आपके गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कम रहेगा इन कंपेरिजन टू डोमेस्टिक, तो उससे क्या होगा, आपको कम एक्सपोर्ट करोगे। और इन दोनों से क्या होगा, जब आप नेट एक्सपोर्ट निकालोगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो आपकी नेशनल इनकम डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इसके इफेक्ट्स हैं, अच्छे से याद रखना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो 3 तरीके का होता है, फिक्स, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग। फिक्स रेट को पेग भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग भी बोलते हैं, और मैनेज फ्लोटिंग रेट या मैनेज फ्लेक्सिबल रेट। सुनो, फिक्स वाला क्या होता है, ये पुराने ज़माने में होता था, गवर्नमेंट बेसिकली क्या करता था, पेगिंग बोलते हैं और पैरिटी वैल्यू भी बोलते हैं, एमसीक्यू के लिए याद रख लेना। पुराने ज़माने में गवर्नमेंट जो है फिक्स कर देता था एक्सचेंज रेट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीने, 4 महीने, 15 दिन, 10 दिन के लिए। तो उस केस में क्या होता था, $1 इक्वल्स टू, उस पूरे 1 महीने के लिए अगर फिक्स कर दिया तो उस पूरे 1 महीने में उतनी ही रहेगा, $1 इक्वल्स टू 70 रुपये। लेकिन आजकल क्या है, मार्केट के ऊपर बेस्ड है, स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएट होता रहता है सेकेंडों में फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो आजकल फ्लोटिंग वाला चलता है, और फ्लोटिंग में भी मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आजकल चलता है। तो पुराने ज़माने में फिक्स एक्सचेंज रेट हुआ करता था, जिसमें गवर्नमेंट फिक्स करता था। कौन, ये याद रखना एमसीक्यू में, फिक्स एक्सचेंज रेट में कौन फिक्स करता है, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट फिक्स करता है। मेरिट्स क्या है, तो इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, स्टेबल रहता था पूरे 1 महीने 15 दिन, तो इंश्योर करता है स्टेबिलिटी को। प्रमोट्स कैपिटल मूवमेंट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी अनसर्टेनिटीज, प्रिवेंट्स कैपिटल आउटफ्लो, स्टॉप स्पेकुलेशंस एंड हेल्प्स इन गवर्नमेंट टू चेक इन्फ्लेशन। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट है क्या, इसके डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स क्या है, इट रिक्वायर्स हाई रिजर्व ऑफ गोल्ड। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट को गोल्ड रिजर्व बहुत ज़्यादा रखना पड़ता था। इट डिस्करेजेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हैविंग फ्री मार्केट। पुराने ज़माने में फ्री मार्केट को डिस्करेज करते थे फिक्स एक्सचेंज रेट, आजकल ठीक है। इट मे रिजल्ट इन अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में करेंसी का अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन होता था, हमें पता नहीं होता था हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है, तो कई बार कम भी हो सकता था, कई बार ज़्यादा भी हो सकता था। और अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी एक्सीड व्हाट द ओपन मार्केट इज़ विलिंग टू पे। तो ओपन मार्केट में कोई मान लो ज़्यादा पे करने को रेडी है, और हमारी गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट कम रख रखा है, अगर ओपन मार्केट से भी कम है, तो उस केस में आपका क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है ओपन मार्केट में एक्सीड्स है, तो क्या है, आपकी एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी एक्सीड्स व्हाट ओपन मार्केट इज़ विलिंग टू पे। तो उस केस में आपने अपनी करेंसी को ओवर वैल्यूएशन कर रखा है। और अंडर वैल्यूएशन का मतलब कि एक्सचेंज मार्केट के अंदर आपको जो है ना, लोग जो है ओपन मार्केट में विलिंग टू पे कम कर रहे हैं, और आपने अपने करेंसी का वैल्यूएशन कम कर रखा है इंस्टेड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, अंडर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन में ना आपने अपनी करेंसी का फिक्स एक्सचेंज रेट ज़्यादा कर रखा है, मार्केट में लोग उसको जो है क्या है, एक तरीके से कम पे करने को रेडी है। और अंडर वैल्यूएशन में क्या है, मार्केट में ज़्यादा पे करने को रेडी है, लेकिन आपने उसकी कम फिक्स रेट लगा रखी है, तो अंडर वैल्यूएशन। इट मे नॉट मार्केट इक्विलिब्रियम एंड एनी इकोनॉमी फॉलोइंग दिस सिस्टम में फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉम्बैट दियर इधर डिप्रेशन और रिसेशन। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टी होता था, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम था, तो इसलिए इसको हटा दिया गया।
नेक्स्ट है क्या, डीवैल्यूशन एंड रिवैल्यूशन। अब ध्यान दो, डीवैल्यूशन एंड रिवैल्यूशन। तो डीवैल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय गवर्नमेंट, एंड रिवैल्यूशन का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी का इंक्रीज कर देना। अब देखो, हमने अभी ऊपर में एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन पढ़ा। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो होता है ना, वो क्या होता है, ऊपर में आ जाती, दोबारा से एक बार पढ़ा दो, थोड़ा सा सुनो। डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन और डीवैल्यूशन और रिवैल्यूशन, ये है आपका डेप्रिसिएशन। कहाँ पे पढ़ा हमने, ये देखो, जब करेंसी एप्रिशिएट का मतलब है डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। लेकिन यहाँ पे डीवैल्यूशन का मतलब जब सरकार खुद ही, गवर्नमेंट खुद ही डीवैल्यू कर देती है और गवर्नमेंट खुद ही रीवैल्यू कर देती है, यानी इंक्रीज कर देती है तो रूवैल्यू डोमेस्टिक करेंसी का। तो ये कब कब डीवैल्यू, गवर्नमेंट कहती है कि आज से हमारे रुपए का वैल्यू घट गया, और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मार्केट के अंदर होता है, इंक्रीज डिक्रीज जो होता है। लेकिन डीवैल्यूशन और रिवैल्यूशन कहाँ पे होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस। तो डीवैल्यूशन जो होता है ना, वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, और इसे कौन, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट करती है। लेकिन डिप्रिसिएशन जो होता है और एप्रिसिएशन जो होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लोटिंग एक ही बात। तो ये ओपन मार्केट में होता है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इसके अलावा एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, इट टेक्स प्लेस इन फिक्स, और ये सेम चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गया। अब ये जरूर थोड़ा सा पढ़ के जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कई बार आ सकता है क्वेश्चन। एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, ये पुराने ज़माने में चलता था 1870 से लेके 1914 तक। फिर 1944 से आपका जो है ब्रिटेन वुड्स सिस्टम चला एक्सचेंज रेट का, और आज के डेट में मैनेज फ्लोटिंग चलता है। मैनेज फ्लोटिंग के बारे में ऐसे नहीं पढ़ना, बट स्टिल पढ़ा दे रहा हूँ। फिर है सेकेंड जो है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ओपन मार्केट में फ्री एक्सचेंज मार्केट है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है फ्री एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। ओपन मार्केट में गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। फ्रीली जो है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो भी होता है, उसके बेसिस पे जो रेट डिसाइड होता है मार्केट में, ओपन मार्केट इकोनॉमी के अंदर, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इट इज़ द रेट एट विच बेसिकली डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पे होना चाहिए इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मेरिट्स क्या होते हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ द गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है। इट एस्टिमेट्स दी प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। तो ये क्या है, एलिमिनेट्स। तो ये ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता था ना, उस प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व कर देता है। इसके बाद क्या है आपका, इट प्रमोट्स वेंचर कैपिटल इन दी फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इट इन्हेंसेस एफिशिएंसी इन रिसोर्स अलोकेशंस। एक सेकंड देना, हाँ जी, इट इन्हेंसेस एफिशिएंसी इन दी रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स को अलोकेट करने में ये एफिशिएंट रहता है। डीमेरिट्स क्या है इसके, तो इट क्रिएट सिचुएशंस ऑफ मार्केट इनस्टेबिलिटी, क्योंकि मार्केट में डिमांड सप्लाई ज़्यादा होगा तो इनस्टेबल रहेगा, फिक्स वाले में स्टेबल होता था। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इज डिस्करेज ड्यू टू अनसर्टिनिटीज़। फिक्स वाले में अनसर्टिनिटी नहीं होता था तो वो इनकरेज करता था, लेकिन यहाँ पे अनसर्टिनिटी बना रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और साथ में एक्सपेक्टेशंस को ये इंकरेज करता है। फिक्स में एक्सपेक्टेशंस को इंकरेज नहीं करता था। फिर क्या दोनों के बीच डिफरेंस, तो फिक्स एक्सचेंज सिस्टम गवर्नमेंट करती है, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता है फ्लेक्सिबल। कंप्लीटली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता है, और जनरली रिमेन स्टेबल होता है, और ये कीप चेंजिंग होता है फ्लेक्सिबल वाला। मैनेज फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, थोड़ा सा फिक्स पार्ट, थोड़ा सा आपका फ्लेक्सिबल पार्ट। तो मैनेज में क्या होता है, बेसिकली फ्लेक्सिबल रहता है, बट गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा जब फ्लक्चुएशन होता है तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है थ्रू बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी का गवर्नमेंट सेल और बाय करके काफ़ी हद तक एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या होता है, बेसिकली थोड़ा बहुत रोल होता है। तो देखो, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सेसिव फ्लक्चुएशन चेक्ड बाय द सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है जी। इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स, सेंट्रल बैंक यानी गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करती है इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रिस्ट्रिक्ट दी फ्लक्चुएशंस इन दी एक्सचेंज रेट विद इन सर्टेन लिमिट, कुछ ही लिमिट तक। पूरा एक तरीके से 100% कंट्रोल नहीं कर सकती, तो काफ़ी हद तक वो कोशिश करती है कंट्रोल करने का। तो फॉर दिस सेंट्रल बैंक मेंटेन्स
reserves of foreign exchange to ensure that exchange rate stays within the targeted value। इसके अलावा क्या है, मैनेज फ्लोटिंग रेट को डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, और इसे हाइब्रिड सिस्टम भी कहा जाता है। फिक्स और फ्लेक्सिबल दोनों मिक्स करके होता है तो इसलिए हाइब्रिड कहते हैं। मेरिट्स क्या है फ्लेक्सिबल मैनेज फ्लोटिंग रेट के, इट अलाउज मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस, इट ऑल्सो अलाउज द सेंट्रल बैंक टू यूज अदर पॉलिसीज सच एज इंटरेस्ट रेट to stabilize exchange rate movement and not just foreign exchange reserves। and demerits क्या है, this system can trigger a speculation activities, स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ को ये ट्रिगर करता है। इसके बाद इसमें टॉपिक है आपका डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो डिमांड मतलब देखो फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत आपको कब कब पड़ेगी। देखो अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडियन पीपल हैं, तो हमें डॉलर कब चाहिए होगा या हमें पाउंड कब चाहिए होगा। तो सिंपल वर्ड में आसान है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो डिमांड का मतलब क्या है, देखो आपको डॉलर कब कब चाहिए होगा। सिंपल वर्ड में अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप फॉरेन में घूमने जाना चाहते हो, समझ रहे हो, तो आपको डॉलर चाहिए ना, वहाँ खर्च करने, वहाँ तो इंडियन रुपी चलेगा नहीं। तो उसी पे ये बेस से देखो कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो नंबर 1, अगर आप गुड्स को इंपोर्ट करना चाहते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को, तो आपको डॉलर की ज़रूरत है। अगर आप टूरिज्म फॉरेन में घूमने जाना चाहते हो तो आपको डॉलर चाहिए। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, अगर किसी दूसरे देश को आपको गिफ्ट देना है, ठीक है जी, मान लो वहाँ भूकंप आ गया, आपको हेल्प करना है, कोई पैसे आपको ट्रांसफ़र करना है, तो उस केस में आपको उसी देश की करेंसी चाहिए, तो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड तब करोगे। तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र सेंड टू अब्रॉड, परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स, फॉरेन के एसेट्स खरीदना चाहते हो, लंदन में जाके आप घर खरीदना चाहते हो तो आपको पाउंड की ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिका में घर खरीदना चाहते हो तो अमेरिकन डॉलर चाहिए होगा। स्पेकुलेशंस के लिए भी आपको डॉलर चाहिए। स्पेकुलेशन बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता है और उस पर बहुत सारे स्पेकुलेटर लोग होते हैं जो स्पेकुलेशन के बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस कमाते हैं। फिर रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, और जो आपने लोन लिया हुआ है इंटरनेशनल लोन, मान लो अमेरिका से लोन लिया हुआ तो उसका रीपेमेंट रुपीज़ में थोड़े करोगे, अमेरिकन डॉलर में ही करना होगा, तो उसके लिए भी आपको डॉलर की डिमांड करनी होगी। तो दीज आर द सिचुएशंस जहाँ पे आप डिमांड करते हो फॉरेन एक्सचेंज का, चाहे डॉलर हो, पाउंड हो, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी हो सकता है। तो डिमांड करोगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना चाहते हो, टूरिज्म, यूनिलेटरल ट्रांसफर, सेंड टू अब्रॉड, परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स या एसेट्स इन फॉरेन, स्पेकुलेशंस और रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, इन सब सिचुएशन में आपको डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ता है। इसके बाद अगर बात करें रीजंस फॉर राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो वही सेम ऊपर वाला रीजन है बेसिकली। तो एक तो होता है व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल होता है, इंपोर्ट फ्रॉम दैट कंट्री बिकम्स चीपर हो जाता है, तो आप इंपोर्ट इंक्रीज कर देते हो जिसकी वजह से आपको डिमांड फॉरेन करेंसी का करना पड़ता है या करते हो। अब डिमांड कर्व कैसा बनता है, तो जैसा नॉर्मल डिमांड कर्व क्लास 11th में आपने पढ़ा था ना, तो सेम एज इट बनता है। फ़र्क ये है यहाँ पे डिमांड ऑफ गुड्स की जगह डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी हो जाता है डॉलर, और यहाँ पे प्राइस की जगह पे फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाता है, यानी कि एक्सचेंज रेट आ जाता है। ठीक है, तो अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा है तो डिमांड आप यहाँ कर रहे हो, एक्सचेंज रेट अगर कम हो गया R1 तो आपने डिमांड क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो एक्सचेंज रेट अगर घटेगा तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिमांड आप कम करोगे। तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी होता है, और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स होता है वैसे ही सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, तो वो हमें यहाँ पढ़ना है। अब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कब कब होगा, तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कब होगा, सिंपल बोलो हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज कब आ जाएगा। सुनो, तो जब आप गुड्स का एक्सपोर्ट करोगे ना तो आपके पास अपने आप डॉलर आ जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। डिमांड कब करते थे, जब आप इंपोर्ट करते थे तो आपको पैसे पे करने हैं डॉलर में, तो आप डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करते थे। लेकिन सप्लाई मतलब इंडिया में पैसे कहाँ से आ जाएगा, डॉलर कब कब आएगा अपने आप, ऐसे आप समझो आसानी के समझने के लिए। तो अपने आप मतलब कि भाई कहाँ से कैसे कैसे सप्लाई होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई जब आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करोगे तो अपने आप फॉरेन एक्सचेंज आएगा इंडिया में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी लोग जब इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे तो उससे भी डॉलर्स या यू कैन से फॉरेन करेंसी आएगा। नेक्स्ट है रेमिटेंसेज यानी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो जैसे मान लो हमारे इंडियन लोग बाहर में रह रहे हैं, वहाँ पे हमारे कोई रिश्तेदार वगैरह आमदनी कमा रहा है और वहाँ से अपने परिवार वालों को पैसे भेज रहा है, रेमिटेंसेस का मतलब पैसे भेजना, तो उससे भी क्या है फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई होगा। और जो आपका रेमिटेंसेस या यूनिलेटरल ट्रांसफ़र जो डिमांड वाले में था ना, उसमें क्या होता है, मान लो हमारे कोई रिश्तेदार या कोई रिलेटिव जो है फॉरेन में जाके पढ़ाई कर रहा है, तो उसको खर्चे चाहिए, पैसे चाहिए, तो हम यहाँ से उसको भेजते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र टू अब्रॉड और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र यानी रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। स्पेकुलेशंस, तो स्पेकुलेशन जो है दोनों में होता है। इसके अलावा आपका क्या है, रीजन फॉर राइज इन सप्लाई कर, तो क्या था, व्हेन प्राइस ऑफ सप्लाई करेंसी, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस डोमेस्टिक गुड्स रिलेटिवली चीपर हो जाता है, तो इट
indicates foreign country to increase their imports from domestic currency. As a result, supply of foreign currency rises. एग्जाम्पल भी यहाँ पे बताए हुए पढ़ लेना. फिर है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स अपवर्ड होता है. यहाँ पे ध्यान देना, जो कर्व के बारे में बोला, जो डिमांड कर्व ऊपर में था ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये अपवर्ड होता है. जैसे अगर एक्सचेंज रेट जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो सप्लाई उतनी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, तो जस्ट लाइक सप्लाई कर जो 11th में पढ़ा है आपने गुड्स का, वैसे ही यहाँ पे डॉलर आ जाता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ पे प्राइस की जगह पे एक्सचेंज रेट आ जाता है. सो सिंपल, उतना ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं. अब मेन है डिटर्मिनेशन. तो सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था प्राइस डिटर्मिनेशन, यहाँ पे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर रहे हैं. तो जहाँ पे सप्लाई और डिमांड कर्व इक्वल होता है वहीं पे क्या है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट कैलकुलेट हो जाता है, वहीं पे आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट कैलकुलेट हो जाता है. और यदि सप्लाई कर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट वगैरह भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा. तो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर डिमांड चेंज होता है तो चेंज क्या होगा, या तो डिमांड जो है आपका इंक्रीज़ हो सकता है या डिमांड डिक्रीज़ भी हो सकता है, दोनों एक साथ बना दिया. यहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ होएगा तो इक्विलिब्रियम ये वाला है, मेन सप्लाई और डिमांड कर्व ये है. और अगर डिमांड इंक्रीज़ होएगा तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, डिमांड डिक्रीज़ होएगा तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज़ हो जाएगा. तो इस केस में एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो जाता है. तो आप बता दोगे फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो गया, और अगर डिक्रीज़ होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज़ हो गया. सेम इसका एक है आपका चेंज इन सप्लाई. तो सप्लाई भी चेंज हो सकता है, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई. तो ये मेन है आपका सप्लाई और डिमांड. तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट मेन है आर वाला. तो अगर सप्लाई इंक्रीज होता है यानी राइटवर्ड शिफ्ट, तो इसकी वजह से आपकी एक्सचेंज रेट डिक्रीज होएगा, और सप्लाई अगर डिक्रीज होएगा तो इसकी वजह से एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा. सिंपल वर्ड में बोलूँ तो सप्लाई इंक्रीज होता है तो एक्सचेंज रेट डिक्रीज होता है, सप्लाई डिक्रीज होता है तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है. डिमांड में डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज होता है तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डिक्रीज होता है तो एक्सचेंज रेट डिक्रीज होता है. ठीक है, मैं यहाँ पे रिलेशन कैसे बता रहा हूँ, डिमांड का इफेक्ट एक्सचेंज रेट पे क्या पड़ रहा है. ठीक है, ये चीज़ आपको बता रहे हैं, तो डायग्राम से बना सकते हैं. नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का फॉरेन करेंसी का सेल परचेज किया जाता है. स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है, वैसे ही एक फॉरेक्स होता है. इस मार्केट का नाम है फॉरेक्स हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट में ऑनलाइन जो है जितनी भी देश की करेंसी है उन सब का सेल परचेज होते रहता है. ठीक है जी, तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. इसमें मेनली आपको पढ़ना है दो तरीके का मार्केट है, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड. स्पॉट का मतलब है अभी ट्रांजेक्शन हुआ, अभी सेटलमेंट कर दिया. फॉरवर्ड में क्या है, ट्रांजेक्शन जो है फ्यूचर के डेट पे हम लोग करते हैं, ट्रांजेक्शन कर रहा हो, सेटलमेंट जो है फ्यूचर के डेट पे करते हैं. स्पॉट मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच रिसीट्स एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली. रिसीट और पेमेंट तुरंत हो जाता है. और मेनली फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है कि फॉरवर्ड मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी सेटल्ड. मेन समझना, सेटलमेंट, सेल परचेज तो हो गया लेकिन सेटलमेंट क्या होता है, एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे किया जाता है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑफ टू रीजन्स. तो दो कारणों से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो जिसके अंदर एक है आपका टू मिनिमाइज रिस्क, क्योंकि हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में कितने जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है. तो इस रिस्क से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड मार्केट का हेल्प लेते हैं और पहले ही डिसाइड कर लेते हैं भाई आज हमने सेल परचेज कर लिया सामान का, गुड्स का, और हम कहते हैं तेरे को 10 दिन बाद या 20 दिन बाद इसी रेट पे, एक पर्टिकुलर फिक्स रेट पे सेटलमेंट करेंगे. तो उसे हम फॉरवर्ड बोलते हैं. अदरवाइज़ क्या होगा, 10 दिन बाद 15 दिन बाद तो एक्सचेंज रेट घट बढ़ सकता है, तो या तो लॉस या प्रॉफिट हो सकता है. तो उससे बचने के लिए, तो रिस्क से बचने के लिए, एंड टू मेक प्रॉफिट्स. स्पेकुलेटर जो होते हैं स्पेकुलेशन के बेसिस पे प्रॉफिट कमाते हैं. फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 3 होता है. एक होता है ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है, परचेजिंग पावर बिटवीन कंट्रीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शंस, एंड दिस फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट एंड टेलीफोनिक ट्रांसफर्स. तो ट्रांसफर फंक्शंस का मतलब क्या है, जैसे गुड्स एंड सेल्स का सेल परचेज होता है ना दो पार्टी के बीच, तो इसके बीच में मीडियोकर बैंक होता है, तो बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन. तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू भी किया जा सकता है. फिर एक क्रेडिट फंक्शन. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है, प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर ट्रेड. तो लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग करने के लिए फॉरेक्स का. तो बिल ऑफ एक्सचेंज विद मैच्योरिटी पीरियड 3 months आर जनरली यूज फॉर इंटरनेशनल पेमेंट. Credit is required for the period in order to enable importer
टू टेक पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सेल देम टू ऑब्टेन मनी टू पे ऑफ द बिल। और लास्ट है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन हेजर लोग करते हैं ताकि प्रॉफिट वगैरह कमा पाएँ। तो व्हेन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल एंड बाय ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन फ्यूचर डेट एट द करेंट प्राइजेज and exchange rate is called hedging. So for this purpose hedging is to avoid losses that might be caused due to exchange रेट वेरिएशन इन दी फ्यूचर। तो फ्यूचर में वेरिएशन हो सकता है, तो उससे बचने के लिए बेसिकली हेजिंग फंक्शन का सहारा लेके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू जो है सेल परचेज किया जाता है। तो ये 3 आपके ये याद रखना, इससे आने के चांस वैसे कम है, शायद ये सिलेबस में नहीं है क्योंकि वहाँ लिखा नहीं है, बट स्टिल आ सकता है, तो पढ़ के जाना। फॉरवर्ड मार्केट, स्पॉट मार्केट, इमीडिएटली वाला, ये डिटर्मिनेशन वाला पढ़ के जाना, ये तो है ही सिलेबस में। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, कहाँ गया, ये रहा। तो आपको पढ़ना है डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद नीचे वाला है ही नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में है ही नहीं, तो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर आ जाएगा तो फिर वहाँ पे क्या कह सकते हो कि हमने पढ़ा नहीं, तो इसलिए पढ़ के जाना आप, ठीक है। एक लास्ट चैप्टर और रह गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और यू कैन सिंपली से आपको हेल्प कर रहा होगा आपके CUT एग्जाम प्रिपरेशन में। तो जाते जाते लाइक आप जो है ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना जिनको भी ये फ्रीली जो है क्लासेस चाहिए, रिवीजन वीडियोस, तो उनको हेल्प हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। CUT एग्ज़ाम मई वाले मंथ में होगा।